नमस्कार दोस्तों, और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्प्रिंग अप में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अध्याय 7 शब्द रूपांतरण, और जो पुस्तक हमारी चल रही थी हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, जो राजस्थान बोर्ड सेशन 2019-20 की है। उसमें हम आपको करवा रहे हैं शब्द रूपांतरण, और शब्द रूपांतरण के अंतर्गत आपके चैप्टर जो हम क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे, लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य वो किस प्रकार होते हैं उसके बारे में ही देखेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर आपको शब्द रूपांतरण के चर्चा करने से पहले आपके इसके क्वेश्चन बता देते हैं कि क्वेश्चन आंसर किस प्रकार एग्जाम में आने वाला, तो आपको थोड़ा आइडिया बन जाएगा कि हम इस पूरे चैप्टर जो अध्याय 7 है उसमें किस प्रकार हम चलने वाले हैं। तो आपको आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस हिसाब से सेट हो जाएगा कि आप एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं और हम आगे प्रोसीड कैसे करना है। तो देखिए इसके क्वेश्चन आंसर। और आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है पुल्लिंग शब्द इसमें से आपको छांटना है और बताना है आपको। और आपके पास ऑप्शन है हिंदी, दही, पूर्णिमा और चांदी। बताइए इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें जो शब्द होगा वो दही, इसमें पुल्लिंग शब्द होगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो बताइए इसमें से कौन सा आपका स्त्रीलिंग इसमें से नहीं है। तो आपको जो ऑप्शन होगा वो जीवन, ये आपका स्त्रीलिंग नहीं है। और वो देख लेते हैं नेक्स्ट आपका जो नर का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा, तो आपका 3 में, और वो आपका ऑप्शन राइट होगा नारी। वीर का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, देख लीजिए। और जो ऑप्शन आपका राइट होगा इसमें आपका होगा वीरांगना, वीर का स्त्रीलिंग शब्द होगा। और युवती का पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, तो थोड़ा सोच कर देख लीजिए। और इसका युवती का पुल्लिंग आपको शब्द बताना है, वो आपका होगा युवक। और आपको छठा प्रश्न है जो दासी का पुल्लिंग शब्द आपको इसमें से बताना होगा। तो आपको बताइए दासी का जो पुल्लिंग शब्द है आपका, वो आपका छठे प्रश्न का, तो आप बता सकते हैं इसमें दास होगा। कवि का स्त्रीलिंग आपको शब्द बताना है 7वें में, तो आपको बताइए, और वो होगा कवित्री। और हिंदी में वचन के प्रकार आपको बताने हैं, तो ये थोड़ा आप देख लीजिए। और आपको हिंदी के वचन आपके 2 प्रकार के हो गए हैं। और नेक्स्ट आपका जो नंबर क्वेश्चन है वो आपका है कौन से वाक्य में बहुवचन का सही प्रयोग हुआ है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो है गाय घास खाती है। हमारा जो ये हम आंसर क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, यही आप हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप थोड़ा आपको आइडिया हो जाए कि आगे क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में रहने वाले हैं और हमको पढ़ना किस प्रकार से हैं। तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा, तो हम हमारे को पढ़ाने में थोड़ी सहूलियत रहेगी और आपके समझने में थोड़ी सहूलियत रहेगी। इसीलिए हमारा यही मोटो है कि आपको आसानी से सब कुछ समझ में आए। और 10वां में आपका है पेड़ से पत्ता गिरता है। वाक्य में पेड़ शब्द का कारक कौन सा है, तो ये इसमें आप देख सकते हैं। और आपका जो राइट आंसर इसमें होगा अपादान कारक है। आप एक बार इनको इस बारे में देख लीजिए कि ये होते किस प्रकार, प्रश्न बनते किस प्रकार। हम डिटेल में इनमें इस जो पार्ट इस लेसन में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कारक क्या होता है, अपादान कारक क्या होता है। तो आप उसकी चिंता नहीं करिए, एक बार थोड़ा आपका पॉइंट ऑफ व्यू सेट हो जाना चाहिए कि इस एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं और हम पढ़ किस प्रकार से रहे हैं, तो उसका थोड़ा आपको आइडिया हो जाना चाहिए। और पंडित जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया में पंडित जी शब्द में आपको कारक बताना है। तो एक बार आप अपने विचार कीजिए, आप बताइए, आपने कोशिश कीजिए। और इसमें जो आपका होगा कर्ता कारक होगा। और राजा ने गरीबों को कंबल दिए में गरीबों को में कारक आपको बताना है। तो आपको एक बार देख लीजिए और आप अपना आंसर टिक लगाइए पहले। अब मैं बताता हूँ इसमें आंसर कौन सा होगा, तो आप अपना हिसाब से एक बार टिक लगा लीजिए। इसमें होगा आपका संप्रदान कारक। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका 13वां क्वेश्चन, वो है बल्ले से खेल रहा है। बल्ले से में कारक आपको एक बार चूज करना है, तो आप देख लीजिए। 13वां क्वेश्चन में आपको बताना है, तो आपका जो है करण कारक होगा इसमें। नाव नदी में डूब गई, कारक आपको इसमें बताना है 14वां में, तो आप बता लीजिए। इसमें जो होगा अधिकरण कारक होगा। और नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इसमें आपको कारक चूज करना है 15वें में, तो
बताइए इसमें 15 में का कौन सा होगा, तो आपका होगा कर्ता कारक। और 16% आपका जो है हिंदी भाषा में काल काल के कितने भेद हैं 16 में, आप देख लीजिए। और आपको काल के भेद बताने हैं, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 3 है। हिंदी भाषा में वाच्य के कितने भेद हैं, 17वां क्वेश्चन है, आपके वाच्य के भेद आपको बताने हैं, और वो आपका होगा 3 है। काल का तात्पर्य आपको बताना है, 18वां क्वेश्चन आपके पास है, और इसका जो आंसर सही होगा वो समय होगा। और 19वां और लास्ट पर्सन आपका है, वो आप देख सकते हैं वाच्य से ज्ञात होता है, वाच्य से क्या ज्ञात होता है, तो आपको इसमें से चूज करना होगा 1900 में, और वो आपका होगा क्रिया का उद्देश्य। दोस्तों इस प्रकार हमने इनके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात की, किस प्रकार वो बनते हैं। तो अब अपन आ जाते हैं अपना जो मेन टॉपिक है उस पर। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो शब्द रूपांतरण है। और शब्द रूपांतरण में अपन देख लेते हैं, और 7वां अध्याय है, और इसका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कौन से कहलाते हैं, तो ये आपको ये याद रखना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी कहलाते हैं। पदों के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। विकार उत्पन्न करने वाले कारक तत्व जिनसे शब्द के रूप में परिवर्तन होता है वे इस प्रकार हैं। और आप देख सकते हैं इसमें से अपन शब्द रूपांतरण, इसमें आपका लिंग आएगा, उसमें आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो गए। और वचन नेक्स्ट है आपका वचन, और इसमें आपका एक वचन और बहुवचन। और नेक्स्ट है कारक, कारक में आपका कर्ता कारक, कारण कारक और अपादान। एक मिनट कर सीक्वेंस में लेते हैं, कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण और संबोधन। इस प्रकार आपके ये कारक हो गए। और नेक्स्ट आपका बात करते हैं तो काल की, तो इसमें वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। और वाच्य की बात कर ले तो आपका कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, आपके 3 वाच्य हो गए। और अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, अपने टॉपिक है वो है लिंग। लिंग होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके कौन कौन से प्रकार, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान, किसी चिन्ह या पहचान से इसका लिंग का शब्द होता है, अर्थ होता है। तो व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है ना, तो उसमें हम उसको लिंग कहा जाता है। और हिंदी में ये 2 प्रकार के होते हैं, वो हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और पुल्लिंग क्या होता है इसमें देख लेते हैं, जिससे विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है उसमें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि मेरा, काला, जाता, भाई और रमेश, अध्यापक, इन सब में एक पुरुष जाति का ही बोध हो रहा है, तो ये आपके पुल्लिंग हो गए। और नेक्स्ट आपका है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग क्या होता है देखिए, जिसे विकारी शब्द के स्त्री जाति का बोध होता है उसे ही स्त्रीलिंग कहते हैं। और जैसे कि आपके मेरी, काली, जाति, बहन, विमला, अध्यापिका, इन सब शब्दों के माध्यम से आपका एक स्त्री सूचक शब्दों का प्रतीति हो रही है, तो आपके वो हो गए स्त्रीलिंग हो गई। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि लिंग की पहचान के नियम कौन कौन से हैं। कि सर आपने बता तो दिए ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है, तो अब थोड़ा ये भी बता दीजिए कि इनके जो लिंग की पहचान के नियम क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है, और कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं, कुछ सदैव तो स्त्रीलिंग में रहते हैं। तो कैसे, जैसे कि यहाँ पर अपन देख लेते हैं, ये देखिए दिन और महीनों के नाम तो पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि सोमवार, चैत्र, अगस्त। इस प्रकार आप ये ध्यान रखना होगा। अगर एग्जामिनर आपको दिन या महीने में से शब्द दे दे और उसने पूछा कि इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग कौन सा है या उसमें से नहीं है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना। जो भी ये दिन और महीने के नाम वो पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों में पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे हिमालय, अरावली, बबुल, बबुल और नीम और आम, ये आपके हो गए पुल्लिंग। और अनाजों में कुछ द्रव्यों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि चावल, गेहूँ, तेल, घी, दूध, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ग्रहों और रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्र, पन्ना, हीरा, मोती आदि। और अंगों के नाम, देवताओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कान, हाथ, सिर, इंद्र, वरुण, पैर। यहाँ पर ये आपके सब पुल्लिंग हो गए। और नेक्स्ट बात करते हैं कुछ धातु के एवं समय सूचक शब्द पुल्लिंग होते हैं, कैसे, जैसे कि सोना, चांद, सोना, लोहा, तांबा, स्वर्ण और घंटा, ये आपके जो समय सूचक शब्द और
और धातु के नाम होते हैं वो आप कुछ धातु के नाम होते हैं वो आपके पुल्लिंग और समय सूचक शब्द होते हैं, जैसे कि क्षण हो गया, घंटा हो गया इत्यादि जो भी समय सूचक शब्द हैं यानी कि टाइम का बोध कराने वाले कुछ शब्द हैं वो आपके पुल्लिंग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। और जो नेक्स्ट है आपके भाषाओं में लिपियों का नाम स्त्रीलिंग होता है, ये आपको ध्यान रखना। भाषाओं जैसे कि संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, जापानी, देवनागरी, अरबी, गुरुमुखी और पंजाबी, ये भाषाओं और लिपियों के नाम होते हैं वो आपके जो नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। और जो नदियों और तिथियों के नाम होते हैं वो भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कैसे कि गंगा हो गया, यमुना, प्रथमा, पंचमी, इस प्रकार के जो तिथियाँ कैसे, तो तिथियाँ में देखिए प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, इसके बाद तिथि होती है ना, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष इत्यादि में जो भी तिथियाँ होती है वो भी आपकी हमेशा क्या होती हैं, वो स्त्रीलिंग में होती हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। और लताओं के नाम भी स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे कैसे मालती, अम्बरबेल, इस प्रकार के नाम होते हैं वो लताओं के नाम होते हैं, वो भी स्त्रीलिंग में आपके बनते हैं। और अब एक आपने आप पूछोगे कि सर आपने ये तो बता दिया, नियम तो बता दिया, अब नेक्स्ट ये भी बता दीजिए कि लिंग में परिवर्तन कैसे करते हैं, तो जिसके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम भी बता दीजिए। तो हम अपन यहाँ पर देखते हैं, तो शब्दांत क्या होगा, शब्दांत अ होगा तो उसको आ में बदल देते हैं तो वो आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो उसका आप सर ये तो बता दिया, अ को आ बना देने में से ही आपका ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो थोड़ा एग्जाम्पल भी दीजिए, तो देख लेते हैं एग्जाम्पल भी। तो इसमें आपको छात्र पुल्लिंग है तो छात्रा बन गया, पूज्य आपका पुल्लिंग शब्द है तो उसका जो स्त्रीलिंग में बनेगा वो पूज्या बनेगा, सूत से सुता, अनुज से अनुजा, आपका अनुजा है वो आपका स्त्रीलिंग में बन जाएगा, भवदीय और भवदीय का भवदिया बन गया आपका स्त्रीलिंग में, और वृद्ध आपका पुल्लिंग तो उसका वृद्धा हो गया आपका स्त्रीलिंग में। इस प्रकार हमने बात की। और नेक्स्ट आप देख लेते हैं, आ को ई में बदलकर भी आपके जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बनते हैं, तो कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं अपन। जिसके द, देव, देव आपका शब्द है, एंड में आपका वकार है, वकार में एंड में आपका ये व हो गया, ये अ हो गया, तो इसमें देव शब्द है ना, व में आप देख लीजिए लास्ट में अ है, तो अ को अपन ई बना देते हैं तो वो भी आपके स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। देख लेते कैसे, तो देव शब्द था उसको देवी बन गया, वो आप गया, देव था स्त्रीलिंग उसको देवी बन गया, देव था पुल्लिंग तो उसका बन गया देवी बन गया स्त्रीलिंग। पुत्र आपका पुल्लिंग तो देवी पुत्री बन गया आपका स्त्रीलिंग। गोप से गोपी और दास से दासी, मेंढक से मेंढकी और ब्राह्मण से ब्राह्मणी, ये आपके इस प्रकार आपके जो अंत पुल्लिंग के अंत में आकार होता है तो उसको इकार रूप में परिवर्तन कर देते तो वो आपका स्त्रीलिंग बन जाता है। अपने बात कर ली शब्दांत आ को ई में बदल कर देखते हैं कैसे, तो नाना शब्द हैं आपका, एंड में इसके आकार हैं तो आकार को भी इकार में बड़ी ई में यानी कि दीर्घ ई में कर देते हैं। तो कैसे, यहाँ पर देख लेते हैं, जो नाना शब्द हैं तो नाना को आ था इसमें ई बना दिया तो नानी बन गया, लड़का से लड़की और घोड़ा से घोड़ी, इस प्रकार आपके ये रूप बनते हैं। और बेटा से बेटी बन गया, और रस्सा से रस्सी और चाचा से चाची, इस प्रकार के आपके आकार को इकार में बदलकर आपने अपने बनाया था पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। और नेक्स्ट बात कर लें शब्दांत आ को या में बदलकर भी अपन पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं तो देख लीजिए उदाहरण। और बूढ़ा था उसमें बुढ़िया बन गया, चूहा से चूहा और कुत्ता से कुतिया और लोटा से लुटिया और बेटा से बिटिया और डिब्बा से डिबिया, इस प्रकार का आपके रूप बन गए वो स्त्रीलिंग में। और शब्दांत प्रत्यय अक को इका में बदल कर, जैसे आपका बालक शब्द है और अग इसमें पढ़ते हैं अक, तो अक को इका अगर हम चेंज कर देंगे इका प्रत्यय में तो आपका बालिका बन गया। जैसे कि बालक में अक हो गया, एंड में अक है, इसमें अक देख सकते हैं आप। और इस अक को हटा के हम टोटली इसके स्थान पर अगर इका कर देते हैं इका, तो आपके ये देखिए बाल धन इका, तो बालिका बन गया आपके। इस पर लेखक लेखिका बन गया, और नायक से नायिका, गायक से गायिका, पाठक से पाठिका। और आनी प्रत्यय लगाकर भी आप बना सकते हो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। देखिए देवर शब्द है और इसमें आनी प्रत्यय लगाए तो देवरानी बन गया आपकी, चौधरी से चौधरानी बन गया, और सेठ से सेठानी बन गया। और नेक्स्ट आपका से भव से भवानी बन गया, आनी प्रत्यय लगा है तो ये आप देख सकते हैं।
और जेठ से जिठानी बन गया आपके। जेठ सा था उसमें आपका आनी प्रत्यय लगा और आनी प्रत्यय से लगने के बाद में आपका जिठानी शब्द बन गया है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं नी प्रत्यय लगाकर भी आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हो। कैसे? तो शेर है, इसका नी प्रत्यय लगाया तो शेरनी बन गया। और मोर शब्द है तो मोरनी से नी प्रत्यय लगा, मोर से नी प्रत्यय मोरनी बन गया। और भील से आपका नी प्रत्यय लगा तो भीलनी बन गया। और ऊँट से अगर आपने नी प्रत्यय लगाएंगे तो ऊँटनी बन गया। और जाट से अगर नी प्रत्यय लगाएंगे तो जाटनी बन गया। इस प्रकार का आप। और हाथी से हथनी बन गया। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं शब्दांत में जो दीर्घ इकार है के स्थान पर इनी लगाकर भी आप बना सकते हैं। जैसे तपस्वी शब्द है, तपस्वी से हम ई के स्थान पर यानी कि ई टोटली इसको अपना हटाना है और ई के स्थान पर क्या लगाना है तो आपको लगाना है सर, तो आप बताएंगे हमको इनी प्रत्यय लगाना है तो इनी प्रत्यय चलो लगा दिए। जैसे कैसे कि तपस्वी शब्द है हमारे पास, तपस्वी में आपने कहा कि सर ई है तो ई की हटाना है तो हमारे पास बचा क्या, तपस्व बचा है, तपस्व। और तपस्व में से आपको लगाना क्या है, इनी लगाना, चलो लगा दिया। तो अब क्या बना है, तपस्विनी बना है, देख लीजिए आप तपस्विनी ये बन गया आपके तपस्विनी। और नेक्स्ट आपका शब्द है स्वामी और स्वामिनी बन गया आपके। और इन प्रत्यय लगाकर भी आप बना सकते हो। कैसे? तो माली से मालिन और चमार से चमारिन और धोबी से धोबिन आपके ये रूप बन गए हैं। और नाई से नाइन और कुम्हार से कुम्हारिन, इसमें भी आपके इन प्रत्यय लगा हैं। और नेक्स्ट आपका जो शब्द है सुनार से और वो भी सुनारिन आपके ये बन गया है इन प्रत्यय लगाकर। और आइन प्रत्यय लगाकर भी आपके रूप बनते हैं, वो है चौधरी से चौधराइन और ठाकुर से ठकुराइन और मुंशी से आपका बन गया मुंशी आइन। इस प्रकार के आपके रूप बनते हैं। और नेक्स्ट आपका बात करते हैं अपन शब्दांत वान के स्थान पर वती लगाकर भी अपन रूप बना सकते हैं। कैसे? वान के स्थान वती लगाकर, जैसे कि गुणवान था इसमें वती लगाए तो गुणवती बन गया। और पुत्रवान था तो पुत्रवती बन गया। और भगवान से भगवती आपके ये रूप बन गए हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं बलवान, तो बलवान में आपका वान के स्थान पर अपने कौन सा प्रत्यय लगाया तो आपने लगाया है वान के स्थान पर आपने लगा दिया वती। तो वान के स्थान पर मान के स्थान भगवान था और बलवान था, बलवान से बलवती बन गया। और नेक्स्ट था भाग्यवान तो भाग्यवती बन गया आपके। और सत्यवान से सत्यवती, इस प्रकार आपके रूप बन जाते हैं। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि शब्दांत मान के स्थान पर मति लगाकर भी अपन पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। कैसे? तो मान इसे श्रीमान मान है, इसमें एंड में मान है, यहाँ पर देख सकते हैं मान में। और जो श्रीमती है रूप बना है मति लगाकर, यानी कि मान को हटा दिया और मान में जो आप लगा दिया मति लगा दिया तो श्रीमती बन गया। और नेक्स्ट आपका रूप है बुद्धिमान से बुद्धिमती रूप बन जाता है। और आयुष्मान से आयुष्मती रूप ये आपके बन जाता है मान के स्थान पर मति लगाने के बाद में। और जो आपका नेक्स्ट है ता के स्थान पर त्री लगाकर बना दे रहे हैं। कैसे? करता है ता के स्थान पर त्री लगा दिया तो कर्त्री बन गया। और नेक्स्ट आप नेता से नेत्री बन गया। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है कि नेता से क्या जो बनाएगा नेत्रिणी ऐसे कुछ दे देगा तो आपको नेत्री बनेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। और दाता से दात्री बनेगा, ये भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, तो इनको आप देख सकते हैं। शब्द के पूर्व में मादा लगाकर भी आप बना सकते हैं। कैसे? तो खरगोश है तो इसका आप स्त्रीलिंग बनाएंगे तो और मादा खरगोश, इस प्रकार का रूप बनेगा। भालू से भालू का आपका जो रूप अगर आप इसका बनाएंगे स्त्रीलिंग में तो मादा भालू बनेगा। और भेड़िया से अगर भेड़िया पुल्लिंग शब्द है उसको स्त्रीलिंग बनाएं तो मादा भेड़िया, इसको ये रूप बन जाएंगे। और भिन्न रूप वाले कतिपय शब्द आपके भी सामने आ सकते हैं। कैसे? और ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है जो आपका कवि शब्द है, कवि पुल्लिंग है तो इसका जो फीमेल में यानी कि इसका स्त्रीलिंग वर्जन बनेगा वो आपका कवित्री बन जाएगा। और वीर से वीरांगना, दूल्हा से दुल्हन और राजा से रानी और बादशाह से बेगम, ये रूप बन जाते हैं। और वर से वधू, ये आपका रूप बन जाता है। मर्द से औरत और
नर से नारी। यहाँ पर एग्जाम ऐसे पूछ सकता है कि मर्द से इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, तो आपको वहाँ पर ऑप्शन नारी भी आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट बात, स्त्री भी आ सकता है, युवती भी आ सकता है, तो इसका बनेगा आपका मर्द से बनेगा औरत, ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसी प्रकार नर से नारी बनता है, पुरुष से स्त्री बनता है, युवक से युवती बनते हैं। और विद्वान आपका पुल्लिंग शब्द है तो आपका स्त्रीलिंग बनेगा विदुषी। और साधु अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द है तो बनेगा जो स्त्रीलिंग में आपका साध्वी। बैल पुल्लिंग है तो उसका बनेगा गाय। और भाई भाई अगर पुल्लिंग शब्द है तो उसका बनेगा भाभी। और ससुर से आपका जो स्त्रीलिंग बनेगा वो बनेगा सास। इस प्रकार हमने बात की थी लिंगों के बारे में। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं वचनों के बारे में। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करा करें, ताकि आपके एक लाइक से और एक शेयर से हमें एक मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो हम अपने दुगुना उत्साह से बनाते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, एक बार अपने ग्रुपों में इत्यादि में शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम उससे दुगुना उत्साह से आपके लिए बेहतरीन वीडियो ला सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वचन के बारे में। वचन क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्याकरण में वचन का अर्थ है संख्या। जिससे किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन भी दो प्रकार के होते हैं, कैसे, यहाँ पर अपन देख लेते हैं एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन की बात कर लेते हैं, जैसे जिस शब्द में किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का होने का पता चले तो उसे हम कहते हैं एक वचन कहते हैं। जैसे कि लड़का खेल रहा है, मैं खिलौना टूट गया, ये मेरी पुस्तक है। इस प्रकार की जिसमें संख्या का बोध होता है वो आपके, और वो भी इसमें वस्तु की संख्या का एक वचन में अगर बोध होता है तो वो आपका एक वचन हो गया। बहुवचन में क्या होता है देख लीजिए। तो इसमें जब शब्द में किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या एक से अधिक होने का पता चलता है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे कि लड़के खेल रहे हैं और खिलौने टूट गए और ये पुस्तकें मेरी, इस प्रकार में है एक से अधिक होने का बोध हो रहा तो वहाँ पर आपका बहुवचन हो गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इन वाक्यों में आए हुए लड़के, खिलौने, पुस्तकें बहुवचन शब्द हैं। बहुवचन बनाने के नियम भी यहाँ पर आप अगर पूछेंगे कि सर आपने ये एक वचन बहुवचन बता दिए, तो आप थोड़ा बता दीजिए इनके नियम क्या हैं। अगर एक वचन में आए तो उसको बहुवचन में कैसे बदला जाए, तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट नियमों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपका है शब्दांत आ को ए में बदल कर भी आप एक वचन से बहुवचन में बना सकते हैं। कैसे, तो आपका जो रूप है वो है कमरा से कमरे बन गए बहुवचन में, और लड़का एक वचन तो लड़के बन गए आपके बहुवचन में, और बस्ता एक वचन है तो बस्ते बन गए आपके बहुवचन में। रसगुल्ला से रसगुल्ले, पपीता से पपीते, और बेटा से बेटे, ये आपका बन गया है बहुवचन के रूप में। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि शब्दांत अ को ए में बदल कर भी आप रूप बना सकते हैं। कैसे, तो पुस्तक में पुस्तकें हो गया, दाल से दालें हो गया, रहा से राहें आपका बन गया। और नेक्स्ट आपका है दीवार से दीवारें, सड़क से सड़कें, और कलम से कलमें। इस प्रकार का आपका रूप ये बन जाता है अ को ए में बदल कर भी। जैसे कैसे, कलम में अ है उसको ए में आपने बना दिया तो बन गया कलमें। इस प्रकार के ये रूप बनते हैं आपके। और शब्दांत में आए आ के साथ ए जोड़कर भी आप रूप बना सकते। कैसे, जो बाला है, बाला सब आपका शब्द है, इसमें बाला आ है लास्ट में, तो आ को आ के साथ अगर ए जोड़ देंगे तो ये बाला, इसमें ए जोड़ दिया तो बालाएँ आपका ये बन गया बालाएँ, यानी कि बहुवचन बन गया है। और कविता से कविताएँ आपका बहुवचन बन गया। कथा एक वचन तो कथाएं आपका बहुवचन में। इस प्रकार के रूप बन जाते हैं। और जो आपका अगला शब्द है, अगला नियम है, वो आपको देख सकते हैं यहाँ पर ई वाले शब्दों के अंत में या लगाकर भी आप ये इसका एक वचन से बहुवचन बना सकते। कैसे, देवी से देवियाँ, नदी से नदियाँ, लड़की से लड़कियाँ, खिड़की से खिड़कियाँ, साड़ी से साड़ियाँ, और स्त्री से स्त्रियाँ। ये आपके इस प्रकार एक वचन से बहुवचन के आपके रूप बन जाते हैं। स्त्रीलिंग शब्द में अंत में आए या को या में बदल कर भी आप इसके रूप बना सकते हैं। कैसे, ये चिड़िया या है, और इसको अपन अगर आप बात ऐसे चंद्र बिंदु अनुस्वार ऐसे लगा देंगे ऊपर तो आपका ये आपका बन गया बहुवचन में। और
डिबिया है, उसका चंद्र यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाना, डिबिया इस प्रकार का बहुवचन बन गए। गुड़िया से गुड़िया आपका बहुवचन बन गया है। और स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए ऊ को ऊ के रूप में भी ऊ के साथ ए लगाकर भी आप बना सकते हैं। कैसे कि वधु हैं, वधु में ए लगा दे तो वधु बन गए। वस्तु से वस्तुएं आपने ए इस प्रकार हैं, और चंद्र बिंदु एक के ऊपर लगाओ तो आपको बहुवचन में बन जाता है। बहु से बहु है, ये आपका जो बन गया है वो बहुवचन में रूप बन गया है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं ई, जो स्वरांत ई और ह्रस्व और दीर्घ ई स्वरांत वाले शब्दों के साथ यो लगाकर तथा ई की मात्रा को ई में बदलकर भी आप इसको एक बहुवचन में बना सकते हैं। यानी कि आपका जो दीर्घ इकार है उसको ह्रस्व इकार में बदलेंगे तो भी आपका ये बन जाएगा एक वचन से बहुवचन। जैसे कि जाति आपका शब्द हो गया, इसमें ह्रस्व इकार है ई में, और जातियों आपको इसमें यो लगा देते हैं तो आपका ये जातियों रूप इस प्रकार बन जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे। और ये नदी शब्द है, नदी में आपको क्या करना होगा, नदी ई इसमें दीर्घ इकार है तो इसमें आपको ह्रस्व कर देना है और यो लगा देना है, नदियों, ये आपका रूप बन गया। इस प्रकार देखिए लाठी से लाठियों ये आपका रूप बन गया। रोटी से रोटियों ये आपका रूप बन जाते हैं। और अधिकारी से अधिकारियों, गाड़ी से गाड़ियों, इस प्रकार के आप रूप बन जाते हैं। एक वचन शब्द के साथ जन, गण, वर्ग, वृंद, मंडल, परिषद आदि लगाकर भी आपको एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। कैसे, गुरु से गुरुजन, ये गुरु एक वचन था उसको जन लगा दिया तो बहुवचन बन गया। खेती से खेतिहर, युवा से युवा वर्ग आपका बन गया, वर्ग लगा दिया आप पीछे तो युवा वर्ग बन गया। मंत्री मंडल, मंत्री से मंडल लगा दिया पीछे तो आपका पूरा बहुवचन आपके रूप बन जाता है। भक्त से भक्तजन और मंत्री परिषद, इस प्रकार का आपका रूप बन जाता है, वो आपका बहुवचन में रूप बन जाते हैं। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं कारक। कारक होते क्या हैं तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। कारक की क्या डेफिनेशन है, कारक कितने प्रकार के होते हैं, उसके क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो शब्द है वो कारक है। कारक का अर्थ होता है करने वाला, यानी कि क्रिया का निष्पादक। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ जाना जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। यानी कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रियाओं के साथ जाना जाता है तो उसको हम, यानी कि संज्ञा सर्वनाम है और अन्य पदों की क्रिया के साथ संबंध जो भी उसका संबंध बनेगा उसे हम कारक कहते हैं। कि तो किस प्रकार होता है तो उसके बारे में देख लेते हैं। विभक्ति कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है तो उसे विभक्ति कहलाता है। और विभक्ति को परसर्ग भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन की परसर्ग किसे कहा जाता है तो विभक्ति को हम परसर्ग भी कहते हैं। और तो कारक की परिभाषा क्या है तो कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त चिन्ह क्या वो है, वो आपकी विभक्ति कहलाती हैं। और नेक्स्ट आपके हैं कि हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं और जो संस्कृत में होते हैं वो आपके 7 होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा जी कि हिंदी में आपके जो कारक कितने प्रकार की, जब मैं ऐसे पूछ सकता कि कितने भेद है तो आपको 8 बताने हैं, वो भी ऑथेंटिक आपके बुक हैं। कोई आपको इसमें विवादास्पद क्वेश्चन नहीं बनेगा, बिल्कुल आपके ऑथेंटिक प्रूफ आप एज ए रिट लगा सकते हो, उस समय याचिका लगा सकते हो कि जो भी आपका ऑब्जेक्शन लगाते हैं क्वेश्चन में कि ये आपका गलत था और ये ऑथेंटिक प्रूफ ऑथेंटिक बुक्स हैं उसके हिसाब से ये बनता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्ता कारक। क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, यह संज्ञा अथवा सर्वनाम ही होता है। क्रिया से उसका संबंध होता है। विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है, वह भी भूतकाल में। ये इम्पोर्टेंट बात है, विभक्ति का जो प्रयोग करेंगे वो सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है इसमें, और वह भी भूतकाल में ही होता है, ये इम्पोर्टेंट बात है। और क्रिया को जो करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। जो भी क्रिया जो क्रिया का डूइंग है, यानी डूइंग मतलब करने वाला होता है, उसे हम कर्ता कारक के रूप में और रखते हैं। वो इसका जो विभक्ति कारक का जो कर्ता का चिन्ह है वो आपका ने है, इम्पोर्टेंट बात है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैसे। तो राधा ने नृत्य किया, श्याम ने पत्र लिखा। यहाँ पर आपने
जो क्रिया है नृत्य किया, तो किसने नृत्य किया, तो आप ये बता सकते हैं कि राधा ने। तो श्याम ने पत्र लिखा, किसने पत्र लिखा, तो श्याम ने। यह आपका हो गया कर्ता कारक, यह हो गया कर्ता कारक। और जो इसकी विभक्ति भी यहाँ लग रखी है ने, इस प्रकार अपने को पता पड़ गया है कि इसमें जो कर्ता कारक है, मीना ने गीत गाया, उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता, उसने, यहाँ पर भी आप ये कर्ता कारक के रूप हैं। और कर्म कारक के रूप कैसे बनते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल जब कर्ता पर न पढ़ के कर्म पर पड़ता तो उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है, और विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारकों के साथ ही होता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है, केवल और केवल सजीव कर्म कारकों के साथ ही होता है और निर्जीव के साथ ये नहीं होता है। और जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, राधा ने नौकर को बुलाया, राधा ने नौकर को बुलाया, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है किसने बुलाया, तो राधा ने। ये आपका सब्जेक्ट, ये कर्ता कारक है। कर्म कारक, कर्म यानी किसको, किसको बुलाया, तो आपको ऐसे क्वेश्चन करना, किसको बुलाया, तो आपका हो गया को, यानी ऑप्शन आता है ना को, यहाँ पर देखें चिन्ह इसका को। तो आप एग्जाम ऐसे पूछ सकता है कि इसमें आपको एग्जाम्पल ऐसे दे देगा, एग्जामिनर क्या करेगा, राधा ने नौकर को बुलाया, इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें कारक बताइए, तो आपको ऑप्शन दे देगा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, कौन सा कारक। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें देखो आपको क्वेश्चन करना है कि किसने, मेन क्रिया आपके हो गई बुलाया, तो बुलाया क्रिया, तो आपको क्वेश्चन करना है कि किसको बुलाया, तो नौकर को बुलाया, तो आपका हो गया कर्म कारक। ये यहाँ पर रूप बन जाता है कर्म कारक। और यहाँ पर विभक्ति की इसको ध्यान रखना होगा, तो आपको आसानी से आप वह पत्र लिखता है, वह पत्र यहाँ पर आपको हो गया कर्म कारक। वह लिखता है, वह क्या लिखता है, तो वो आपका हो गया पत्र लिखता है, तो इस पर पत्र आपका हो गया कर्म। और इसमें स्वाति कॉलेज जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, तो कॉलेज जा रही है, कर्म हो गया। मीना ने गीता को पुस्तक दी, मीना ने गीता को पुस्तक दी, यहाँ पर गीता को दी और क्या दी, पुस्तक दी। यहाँ पर दो चीज़ कर्म हो रहे हैं, यानी गीता को दी और पुस्तक भी दी, यानी कि 2 हो गई। और आज्ञासूचक शब्दों में निर्जीव के लिए भी विभूति का प्रयोग होता है, जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, कुर्सी को मत तोड़ो। आज्ञासूचक निर्जीव शब्दों के लिए भी विभूति का प्रयोग होता है। स्वाभाविक क्रियाओं से, और उसको प्यास लगी है, राम को बुखार हो रहा है, इस प्रकार के आप ये रूप बनते हैं, वो कर्म कारक के अंतर्गत बन जाते हैं। और जो नेक्स्ट आपका शब्द है वो है करण कारक। करण कारक होता क्या है, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। करण कारक का जो करण का शाब्दिक अर्थ है साधन, वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अर्थात क्रिया के साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति से है, वह के द्वारा, इस प्रकार के आपके रूप बन जाते हैं। यानी कि जो शाब्दिक अर्थ साधन होता है, वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है वही आपके क्रिया के साधन में को कारण कारक आता है। क्रिया के साधन में रूप में जो भी यूज होता है तो वो आपका करण कारक कहा जाता है। यानी कि जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, ये आपका एग्जाम्पल है कि समझते हैं इसमें करण कारक कैसे होता है। मैं कलम से लिखता हूँ, किससे लिखता है, तो कलम से, यहाँ पर से चिन्ह भी इंगित है, और कलम से आपका, कलम से साधन हो गया ना, जैसे लिखता है, किससे लिखता है, कि कलम से लिखता है, तो आपको वही आपको हर किसी कारक में, जैसे ये चिन्ह है जैसे यहाँ करण कारक है, तो करण कारक में चिन्ह होगा से, तो आपको कोई भी क्वेश्चन में से मतलब कहना किससे, किससे, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन करना है, और तो वो करण कारक हो गया। इस प्रकार कर्ता कारक होता तो ने क्वेश्चन किसने, तो इस प्रकार वो कर्ता कारक। कर्म कारक होता तो कर्म में किसको, इस प्रकार क्वेश्चन करोगे ना अपना आपको जो करण कारक है कोई भी कारक हो उसका आपको अपना आप चिन्ह याद रखना है। उस चिन्ह के बेस पे आपको कुछ से क्वेश्चन करोगे तो आपको निश्चित रूप से कारक का जो ये भेद है वो आपको आसानी से पता पड़ जाएगा, और आप एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। और करण कारक में ये बात कर लेते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है आपका, मैंने गिलास से पानी पिया, किस से पिया, तो गिलास से पिया, तो ये आपका हो गया करण कारक हो गया।
नेक्स्ट बात कर लें, सान्या बेट से खेलती है, किससे खेलती है, बेट से खेलती है, करण कारक हो गया। मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा, किससे देखा, तो मैंने दूरबीन से देखा, तो ये आपका हो गया करण कारक। और करण कारक में अन्य जो प्रयोग भी इस प्रकार होते हैं, देखिए क्रिया संपादित करने के कार्य में भी होते हैं, जैसे प्रिया पेंसिल से चित्र बनाती है। और नेक्स्ट आपका है के द्वारा, के द्वारा जिसके मुझे दूरभाष के द्वारा सूचना प्राप्त हुई, इस प्रकार की आपके करण कारक में रूप में उसे डाक के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ, यानी साधन होगा ना के द्वारा, इस प्रकार का रूप बनता है। आज्ञा जनित वाक्य भी आपके जो करण कारक बनता है, कैसे, ध्यान से अध्ययन करो, और स्कूटर से नहीं साइकिल से जाओ, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ये आपका वो करण कारक हो गया। इसमें सीख, मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं, यहाँ पर भी ये इम्पोर्टेंट है। इस पर करण कारक में काफ़ी सारे शानदार एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहे हैं, ये एग्जाम में पूछे जाने लायक हैं, तो आपको इनको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। और आपका मेहनत से अच्छे अंक मिलते हैं, जैसे रीति से, ये आपका है रीति से कैसे, भिखारी करण में बैठे हैं, एक सीक्वेंस रीति हो गया ना, सीक्वेंस वाइज, या कुछ मतलब कुछ नियम का आदि का अंतर्गत रखे जाते हैं। तो गुण या स्थिति, राम हृदय से ही दयालु, या गुण या स्थिति का बोध होता है, वहाँ भी करण कारक होता है, वो स्वभाव से ही कंजूस हैं। और मूल्य, सेव किस भाव से दे रहे हो, इस प्रकार के रूप बनते हैं, वो भी आपके करण कारक के अंतर्गत परिगणित होते हैं। और नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं आपके जो एग्जाम्पल और हैं वो देखने, कमी दिखाने के लिए कमी दिखाने के लिए कैसे, बुखार में बहुत कमज़ोर हो गया, कमी दिखाने के लिए भी अपन करण कारक का यूज़ करते हैं। वो अकल से अंधा या पैदल है, तो इस प्रकार के भी आपको कमी दिखाने के लिए, यानी कि अपने अकल में कमी दिखा रहे हैं ना, तो भी यहाँ पर करण कारक हो गया। और प्रार्थना या निवेदन करते हैं, तो ईश्वर से सद्बुद्धि मांगे, इस प्रकार के भी यहाँ के रूप बनते हैं। तो ये एग्जाम में पूछे ना जाने लायक जो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे, तो इनको थोड़ा आप ज्ञान कर लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा से परफॉर्म कर सके। और नेक्स्ट बात है, अपन बात कर लेते हैं आपका जो संप्रदान कारक किस प्रकार होता है, यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं संप्रदान कारक के बारे में। संप्रदान कारक जिसकी आपका रूप है संप्रदान, सम प्लस सम धन प्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना। वाक्य में कर्ता जिसे देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। वाक्य में कर्ता जिसे देता है, यानी कि जिसको हम कोई चीज़ देते हैं, तो वहाँ पर भी संप्रदान कारक होता है। जिसके लिए क्रिया करता है, तो वो भी संप्रदान कारक होता है। जब कर्ता शब्द हटाकर दूसरे के लिए दे देता है, वह संप्रदान कारक होता है। जैसे कि संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए यहाँ पर विभक्ति इसके लिए के लिए को है, यहाँ पर ये चिन्ह आपके देखने को मिलेंगे, के वास्ते, के निमित्त, के हेतु, ये इस प्रकार के आप विभक्ति चिन्ह देखने को मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना होगा। और जहाँ क्रिया द्विकर्मक हो वहाँ भी विभक्ति को, यहाँ पर विभक्ति जहाँ द्विकर्मिक हो तो वहाँ भी आपको को चिन्ह देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसे कि सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान किया, यहाँ पर देख सकते हैं। और लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया, किसके लिए दिया, बाढ़ पीड़ितों के लिए, यहाँ पर भी आपका संप्रदान कारक हो गया। नेक्स्ट है मेरिट में आने के लिए मेहनत करो, यहाँ पर भी आने के लिए, इस प्रकार का आपका ये हो गया। और यहाँ पर को है, राजा ने गरीबों को कंबल दिया, कंबल किसको दिया, तो इसमें आपका भी जो देना संप्रदाय को दिया। और पुलिस ने चोर को दंड दिया, इस प्रकार के आपको जो रूप बना संप्रदान कारक में बन गए हैं। और नेक्स्ट आपकी बात कर लेते हैं अपन अपादान कारक के बारे में। अपादान का अर्थ होता है पृथक होना या अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम से जिस रूप एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने का भाव हो, वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे कैसे, अपादान कारक की विभक्ति से है। और प्रत्यक्षता के अलावा अन्य अर्थों में भी अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कैसे,
पेड़ से पत्ता गिरता है, मेरे हाथ से गेंद गिर गई, विजयशाला से घर आया। इस प्रकार के रूप अपवादन कारक में आपको देखने को मिलेंगे। और नदी पहाड़ से निकलती है। और पहचान के अर्थ में भी आपका ये मारवाड़ से है। दूरी के अर्थ में भी आपको देखने को मिल जाते हैं उदाहरण, जैसे कि पोस्ट ऑफिस स्कूल से दूर है। तुलना करने में भी आपको देखने, विमला सीता से लंबी है। शिक्षा के अर्थ में भी आपको शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है। इस प्रकार के आपका यह अपवादन कारक हो गया। और नेक्स्ट बात कर ले संबंध कारक के बारे में। और संबंध कारक में आप देखिए, शब्द का वह रूप जो दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध बदलाए संबंध कारक कहलाता है। जैसे संबंध कारक जो विभक्ति होगी वह का, के, की, रा, रे, री एवं ना, ने, नी इस प्रकार की बनती हो। इस प्रकार जैसे कि स्वामित्व, अजय की पुस्तक गुम हो गई। यहाँ पर एग्जाम्पल, अजय की पुस्तक किसकी पुस्तक है? अजय की। तो यहाँ की है जो संबंध है, किसकी पुस्तक थी? अजय की थी। तो संबंध होता है ना, वही संबंध कारक है। दूसरी संज्ञा के सर्वनाम से संबंध बदलाया जाता है, तो वहाँ पर आपका संबंध कारक हो गया। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसका, जैसे कि अपना पर्स संभाल कर रखो। किसका पर्स? अपना खुद का पर्स। मेरा चश्मा बहुत कीमती है। इस प्रकार रिश्ता, विजय अक्षय का भाई है, यानी कि संबंध हो रहा है ना। और अमिताभ बच्चन कवि हरिवंश राय के पुत्र हैं। अवस्था, मेरी उम्र 50 वर्ष है, यह युवक 30 वर्ष का है। कोटि और धातु, 5 मिट्टी के घड़े लाओ, मेरे एक कांसे की कटोरी खरीदी है। और मैंने एक कांसे की कटोरी खरीदी है, मेरी साड़ी सिल्क की है। इस प्रकार के कोटि और या धातु के रूप में भी आपका अपन संबंध कारक का यूज करते हैं। और प्रश्न संबंधी भी आपके संबंध कारक में से 5वीं कक्षा के कितने छात्र हैं, यहाँ पर भी हो गया। और आपके कितनी संतान है, इस प्रकार के आपका संबंध कारक बन गया है। और नेक्स्ट बात कर लें अधिकरण कारक के बारे में। अधिकरण कारक के बारे में देखिए, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। भारी प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का बोध होता है, जैसे अधिकरण कारक की विभूति है मैं एवं पर। मैं का अर्थ अंदर या भीतर तथा पर का अर्थ होता है ऊपर। इस प्रकार के आपके रूप बनते हैं। और मैं देखिए आपके अधिकरण कारक यहाँ पर बनता है, इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं। यहाँ पर देखिए ये मंदिर में आपका हो गया, इसमें मैं हो रहा है दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें आपका अधिकरण कारक हो गया। उस कप में चाय है, मेरे पर्स के में पैसे व ड्राइविंग लाइसेंस है। टायर में हवा कम है, बगीचे में छायादार पेड़ है। इस प्रकार आपके अधिकरण कार्य के अंतर्गत परिगणित होते हैं। और नेक्स्ट आते हैं कभी कभी मैं का प्रयोग बीच या मध्य के रूप में भी होता है। जैसे राम और श्याम में गहरी दोस्ती है। भारत की संस्कृति विश्व में विशेष स्थान पर रखती है। और पीटी उषा का नाम श्रेष्ठ धावकों में से है। इस प्रकार का आप पर कैसे, मेज पर पुस्तक रखी, अधिकरण कारक हुआ। पेड़ पर कुर्सियाँ बैठी, पेड़ पर चिड़ियाँ बैठी हैं। इस प्रकार का पर अर्थ हो रहा है, तो ये आपका अधिकरण कारक हो गया। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं बहुतों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए भी आपके अधिकरण कारक होते हैं। कक्षा में मनीष सबसे बुद्धिमान है, तो यहाँ पर बहुतों में से एक को श्रेष्ठ बताया, तो निश्चित समय बताने के लिए भी अधिकरण कारक होता है। जैसे कि परीक्षा समाप्ति घंटी 3 बजने पर लगेगी, प्रति आधे घंटे पर चेतावनी घंटी लगानी पड़ती है। और महत्व बतलाने के लिए भी, और कदम कदम पर पुलिस का पहरा है। इस प्रकार के आपके ये एग्जाम्पल हो गए अधिकरण कारक के। और नेक्स्ट बात एग्जाम्पल देख लेते हैं। और बहुत से सैनिक सीमा पर तैनात है, हमें अपनी जो जुबान पर अटल रहना चाहिए। और जल्दबाजी बतलाने के लिए भी अधिकरण कारक होता है। कैसे कि देखिए, वह तो घोड़े पर सवार होकर आता है। इस प्रकार के आपके रूप बनते हैं। संबोधन कारक के नेक्स्ट बात कर ले। संबोधन कारक में तो जब वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाए या तो संबोधित किया जाए तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन को पुकारने, बुलाने या तो सावधान रहने का भाव होता है। और जैसे कि संबोधन कारक में विभक्ति के जो चिन्ह है हे, ओ, अरे, इस प्रकार के रूप आपके संबोधन में चिन्ह ये दिखाई देते हैं। और जैसे कि हे भगवान, कैसा जमाना आ गया। हे ईश्वर, मेरा पोता कहाँ गया। अरे ये क्या कर रहे हो। अरे गुरुजी, आप इधर कैसे हो। इस प्रकार के जो आपको चिन्ह दिखाई देते हैं वो आपको संबोधन में दिखाई देते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो। अरे गुरुजी, आप इधर कैसे बैठे हो। ओ अरे, बच्चों का शोर मत करो। ओ फुलाने वाले बतलाने, जैसे
कैसे खिलौने लाए हो, इस प्रकार के रूप बनते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ओ भाई कहाँ भागे जाए। संबोधन में यहाँ पर देखिए संबोधनवाचक चिन्ह भी यहाँ पर लास्ट में इंगित है इन सबके, तो ये आपका संबोधन हो गया। और नेक्स्ट बात है कर्म संपादन कारक, और कर्म और संप्रदान कारक में अंतर भी जो क्या क्या अंतर है वहाँ पर देख सकते हैं आप। कर्म कारक में को का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, और संप्रदान कारक में जो को विभक्ति से कर्म को कुछ प्राप्त होता है। दोनों में देख लीजिए, संप्रदान में यानी कि को से यहाँ पर दोनों में को का हो रहा है, तो इसमें प्रभाव क्रिया का प्रभाव इस पर पड़ रहा है। जैसे जो कर्म कारक में होता है क्रिया का प्रभाव करता कर्म पर पड़ता है, वो संप्रदान कारक में जो विभक्ति होती है वो को होती है, लेकिन इसमें जो कर्म से कुछ प्राप्त होता है। जैसे कि राजा जो गरीबों को दान देता है, इस प्रकार का हो गया, तो वो आपका के लिए इस प्रकार संप्रदान हो गया। और नेक्स्ट आपका है जो वो है कर्म कारक में जो आपकी है वो को विभक्ति का फल कर्म पर होता है, और संप्रदान कारक में आपको जो विभक्ति का जो को की विभक्ति कर्ता द्वारा देने का भाव होता है। और करण कारक व अपादान कारक में अंतर किस प्रकार, तो करण कारक में जो आपका है से क्रिया का साधन है, और आपका अपादान में से अलग होने का साधन है और भाव होता है, इसमें से अलग होने का भाव होता है। और नेक्स्ट आपका है करण कारक में क्रिया का फल प्राप्त होता है, जबकि अपादान कारक में तुलना, दूरी, डरने व सीखने का भाव होता है। इस प्रकार का आपका ये हो गया। और संज्ञाओं की कारक रचना किस प्रकार होती है वो देखिए। संस्कृत से भिन्न अकारांत पुल्लिंग संज्ञा के वचन में अंतिम कार को ए कार में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि कैसे, घोड़ा को घोड़े, घोड़े ने घोड़े को घोड़े से, इस प्रकार के आपके जो अंतिम आ हैं ए में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि इसमें आ है तो इसमें ए में बना दिया तो आपका ए घोड़े ने बन गया। और संज्ञाओं में ये परिवर्तन आपके इस प्रकार के रूप बन जाते हैं। और संस्कृत के भिन्न शब्दों में विभक्ति का प्रयोग होने पर संज्ञाओं में बहुवचनात्मक रूपों के रूप में ओ या यो प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे कि आपका रूप है गधे, गधे से गधों ने, गधों को गधों से, इस प्रकार डालियों ने डालियों को डालियों से, इस प्रकार के आपके रूप बन जाते हैं। और नेक्स्ट आपका है संबोधन कारक में बहुवचन के लिए शब्दांत में ओ जोड़ते हैं। जैसे कि नर और नरो, लड़का से लड़की और छात्र से छात्रों, इस प्रकार के आपके रूप संज्ञा की कारक की रचना हो जाती है। और नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो आपका काल के बारे में। तो काल होता क्या है इस प्रकार बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं काल के बारे में। काल का अर्थ होता है समय, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम हो उसे काल कहते हैं। जैसे काल के रूप में क्रिया की पूर्णता अपूर्णता के साथ ही संपन्न होने का समय का बोध होता है, उसे काल के 3 भेद होते हैं। जैसे काल के 3 भेद कौन कौन से, तो वर्तमान, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इस प्रकार के काल के आपको 3 रूप देखने को मिल जाते हैं। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसका जो पहला है भूतकाल। भूतकाल के बारे में बात करते हैं तो भूतकाल का अर्थ बीता हुआ समय, वाक्य में जिस क्रिया के रूप में बीते हुए समय का जो होना पाया जाता है उसे भूतकाल कहलाता है। वह क्रिया की व्यापार समाप्ति बताने वाला रूप होता है। जैसे कि भूतकाल के भेद आपको हो गए सामान्य, तो अविनाश ने गाना गाया, यहाँ पर गाड़ी जा चुकी है थी, इस प्रकार के रूप बनते हैं वो भूतकाल के भेद में। संदिग्ध, जैसे कि खाना नीता ने ही बनाया होगा, इस प्रकार के रूप भूतकाल में बनते हैं। और हेतु मत, इसमें तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते, इस प्रकार के आपके रूप बन जाते हैं। और नेक्स्ट आपका है आसन। तो आसन में नगर में एक साधु आए हैं, अविनाश ने गाना गाया है। पूर्ण में आपको बात करें, पूर्ण की तो 1857 क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। और अपूर्ण में बात करते हैं, राकेश पुस्तक पढ़ता था, इस प्रकार के रूप अपूर्ण में बन गया। वर्तमान काल में क्रिया का वो रूप जिसे कार्य का वर्तमान में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि
ये कार्य निरंतर हो रहा है या जानकारी देता है। इस प्रकार के रूप आपके वर्तमान काल में बन जाते हैं। और जैसे सामान्य, संभाव्य, अज्ञात, इस प्रकार के रूप बनते हैं। प्रशांत खेल रहा है, सामान्य हो गई। लता गीत गा रही है, सामान्य हो गई। संभाव्य, परीक्षा, जो मौन परीक्षा देता होगा, संभावना व्यक्त की जा रही होती है तो वहाँ संभाव्य होता है। अज्ञात, तुम यह पढ़ो अब मैं चलूँ, इस प्रकार अज्ञात हो गया। और नेक्स्ट आपका हो गया, जो नेक्स्ट आपका वो है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि वह कार्य करने वाला समय में संपन्न होगा, उसे भविष्यत काल के अंतर्गत रखते थे। कृष्णा लेख लिखेगी, अंकित पुस्तक पढ़ेगा, लड़के खेलेंगे और औरतें गीत गाएंगी। इस पर भविष्यत काल के आपको सामान्य में इस प्रकार अर्थ हो गए। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं संभाव्य के। इसमें तो आपको वे शायद आगरा जाए, कदाचित आज सौमंद्र आए। अज्ञात में आपकी बात कर लेते तो आप वहाँ अवश्य चाहिएगा। और अब मुझको जाना ही होगा, इस पर आपको रूप बन जाते हैं। और वाच्य, नेक्स्ट आपका शब्द है वाच्य। और ये इम्पोर्टेंट, आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के संबंध में। तो वाच्य में आप देख सकते हैं, क्रिया का वो रूप वाच्य कहलाता है जिससे मालूम हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की, कर्म की या भाव की। इस प्रकार के आपका जो इससे क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। अंग्रेजी में वाच्य को वॉइस कह देते हैं, यानी कि वही आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनते हैं, वही आपके हिंदी वाच्य कहलाते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं और वह आपके वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आपके इस प्रकार के 3 वाच्य हो सकते हैं। जनरल आपसे पूछ सकता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा। 3 प्रकार के वाच्य आपके होते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ कर्तृवाच्य के बारे में। तो कर्तृवाच्य होता क्या है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। जब वाक्य में प्रतिक्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है तो उसे ही कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, और अर्थात क्रिया का प्रधान विषय कर्ता है, क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार ही होता है। जैसे कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, विमला ने मेहंदी लगाई, तुलसीदास ने रामचरित की रचना की। इस प्रकार के कर्तृवाच्य के अंतर्गत आपके रखे जाते हैं, यानी कि जो क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है। और नेक्स्ट आपका बात कर लेते हैं इसमें जो कर्मवाच्य के बारे में। जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है तो वो उसे कर्म कारक कहते हैं। जब क्रिया के लिंग वचन और वचन के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होता है तो वह कर्म कारक सदैव सहकर्मक क्रिया का ही होता है। यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा। और क्योंकि इससे कर्म की प्रधानता होती है, कैसे, तो जिसकी दूध सीता के द्वारा पिया गया, पत्र सीता के द्वारा लिखा गया, मिठाई मनोज के द्वारा खाई गई, चाय राम के द्वारा पी गई। इस प्रकार के पहले जो क्रिया है उसका संबंध कर्म पर पड़ता है तो वही आपका कर्म कारक हो गया। तो इस वाक्य में पिया लिखा क्रिया एक वचन पुल्लिंग रूप दूध व पत्र अर्थात कर्म के अनुसार आया है। इसी प्रकार खा व पी एक वचन पुल्लिंग क्रिया, मिठाई व चाय कर्म पर आधारित हैं। इस प्रकार का आपके ये रूप कर्मवाच्य में बन जाते हैं। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाववाच्य के बारे में। तो भाववाच्य क्या होता है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाववाच्य के बारे में। तो क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि कार्य का प्रमुख विषय भाव है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। और कर्ता या कर्म की ही नहीं क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है उसे, यहाँ कर्ता या कर्म की नहीं क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है, इसमें अकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त होती है। जैसे कि लिंग वचन कर्म के अनुसार होते हैं, न कि कर्म के अनुसार, बल्कि सदैव एक वचन पुल्लिंग व अन्य पुरुष के होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, यहाँ पर शैतान ने मिठाई खाई नहीं जाती, इस पर लड़के खो खो खेल कर थक गए। इस पर आपके जो रूप बनते हैं वो आपके इसमें
भाववाच्य में बन जाते हैं। और हमने बात की कर्मवाच्य के बारे में, और जब क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है तो वहाँ कर्मवाच्य हो जाता है। और कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध से डायरेक्ट कर्ता से होता है तो कर्तृवाच्य हो जाता है। और भाववाच्य में क्रिया की जिस रूप में ये ज्ञात होता है कि कार्य का प्रमुख जिस विषय का भाव है उसे भाववाच्य कहते हैं। यानी कि फीलिंग्स एक टाइप का होता है, तो यानी भाव बोधक होता है, तो वहाँ पर आपका भाववाच्य के रूप बनते हैं। और जैसे यहाँ एग्जाम्पल है भाववाच्य के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसकी मुँह से सवेरे उठा नहीं जाता, यानी कि एक भाव हो गया ना। और मिठाई खाई नहीं जाती चिता से, तो इस पर लड़के को खेल कर थक गए, इसका ये भाव हो गया, यानी कि एक फीलिंग्स टाइप की हो गई। तो वहाँ पर आपका ये भावार्थ जब ये आपका रूप बन जाता है भाववाच्य का। और हमने इस वीडियो के बारे में डिटेल से बात की, और नेक्स्ट अध्याय में हम इससे ही शानदार एक वीडियो अपलोड ला करेंगे जिससे आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। और ये बुक्स हमारी है जो हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध नाम से चल रही हैं, इसके कंटिन्यू हम पूरी की पूरी बुक्स जो चैप्टर वाइज आपको अपलोड करके देंगे। तो आपसे एक ही गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी प्रदर्शन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि आपको उनको बताए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको इस बात में हिंदी का जो भी अपन ये बहुत ही जगह नॉन हिंदी बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं तो उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो इस बुक्स के माध्यम से हम बहुत ईजी वे में समझाए गए हैं। और एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम जैसे कि रेट का हो गया, बटवार, ऐसा ही किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपका जो हिंदी ग्रामर रूप में ये आता है तो वहाँ पर आपको ये काफ़ी कवर करेगा और एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा था। दोस्तों इस प्रकार का वीडियो बना जो नेक्स्ट हम अपलोड करेंगे, तो अगर ये सीरीज़ आप नहीं देख रहे हैं तो कंटिन्यू देख लीजिए। उसके प्रीवियस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि आप वो जो पुराने वीडियो हैं उसको देख सकें। और इस प्रकार आप एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखिए हिंदी जो व्याकरण और रचना प्रबोध नाम से, तो वहाँ पर आप इसकी डिटेल की कोई भी वीडियो देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।